नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी कार्य पुस्तिका प्रखर कक्षा 8 कार्यपत्रक 56 से लेकर 60 तक। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें कार्यपत्रक 56 दिया गया है। इसमें पढ़ते हैं, दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो इसको पढ़ते हैं। मैली झोंपड़ी के है ये मेले मेले बच्चे, उछलते कूदते खिल खिल हंसते हैं ये कितने अच्छे। कुछ जैसी इनकी दो आंखें, मुझ जैसी इनकी दो आंखें, मुझ जैसे दो हाथ, नहीं पढ़ा करते पर क्यों ये कभी हमारे साथ, नहीं हमारे साथ कभी ये जाते हैं स्कूल, क्यों इनके कपड़ों पर मम्मी इतनी ज़्यादा धूल। ढाबों में बर्तन मलते हैं या बोझा ढोते हैं, हम स्कूल में होते हैं तब ये चुपचाप रोते हैं। ये भी भारत के बच्चे हैं, ये भारत की शान है। झोंपड़ियों के हैं ये तो क्या है, मन इन पर कुर्बान है। अब ये हाव भाव के साथ गाओ, अपने दोस्तों को सुनाओ। इस कविता में झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों की बात की गई है। इस कविता को पढ़कर इसे अपने शब्दों में कहानी की तरह लिखिए। तो इसको लिखते हैं कि जो बच्चे झोंपड़ियों में रहते हैं अर्थात गरीब परिवार के बच्चे मैले कुचैले कपड़े पहने हुए रहते हैं, वे पूरे दिन उछलते कूदते खेलते रहते हैं, हंसते रहते हैं। इनका जीवन अलग ही है, ये अपने हाल में मस्त रहते हैं। एक बच्चा अपनी माँ से सवाल कर रहा है कि मेरे जैसे इनके दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, फिर भी ये हमारे साथ पढ़ते क्यों नहीं है। इनके कपड़े इतने गंदे क्यों हैं, इतनी कम उम्र में ये ढाबों पर काम क्यों करते हैं। ये भी भारत के बच्चे हैं, हमारे देश की शान है, इनको भी स्कूल जाना चाहिए। तो एक बच्चा है, वो झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों के बारे में अपनी माँ से सवाल कर रहा है। तो इसको हम कहानी के रूप में लिख देंगे। इसके बाद अगले वाला कार्यपत्रक 57 है। दक्षता है विषय वस्तु को पढ़कर विश्लेषण कर पाना। तो इसमें दिया गया है, कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कहानी दी गई है, बच्चों तुमने चिड़ियाघर में भालू अवश्य देखा होगा। पहले मदारी इन्हें पालते थे, इनका नाच दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। ये भालू काले होते हैं, परंतु क्या तुम्हें पता है कि भालुओं की एक प्रजाति सफ़ेद भी होती है। ये भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं, इन्हें पोलर बियर भी कहा जाता है। सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी होती है, त्वचा पर सफ़ेद रंग के घने किंतु मुलायम बाल होते हैं। सफ़ेद भालू तैरने में कुशल होते हैं। सफ़ेद भालू का रंग बर्फ़ से मिलता जुलता होता है। भालू की नज़र बहुत तेज़ होती है, वह अपने शिकार को दूर से ही देख लेता है। सील मछली भालू का प्रिय भोजन है। सील मछली सांस लेने तथा आराम करने के लिए जब समुद्र के किनारे आती है तो भालू अपना शिकार बना लेते हैं। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। अब इसके प्रश्नोत्तर करने हैं। पहला है, सफ़ेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है। उत्तर लिखेंगे, सफ़ेद रंग के भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं, इन्हें पोलर बियर कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, सफ़ेद भालू की त्वचा होती है मोटी या खुरदरी। तो मोटी होती है। फिर है, सोने और खाने के शौकीन होते हैं भालू या मदारी। तो भालू होते हैं। चौथा प्रश्न है, किस कारण से भालुओं की संख्या कम होती जा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भालुओं की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। प्रश्न पाँचवा है, भालू के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो लिखेंगे, भालू की नज़र तेज़ होती है, ये शिकार को दूर से ही देख लेते हैं, ये सोने और खाने के शौकीन होते हैं और सील मछली इनका प्रिय भोजन है। छठा प्रश्न है, आप ऊँट के बारे में इसी प्रकार से लिखिए। तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, उसके पैर गद्देदार होते हैं। ऊँट एक बार पानी पीकर कई दिनों तक बिना पानी रह सकता है। इसके बाद कार्यपत्रक 58 है। दक्षता दी गई है, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो पढ़ते हैं, नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो जानकारी को पढ़ते हैं। भारत में बहुत लोग यात्रा करने के लिए रेलगाड़ियों का उपयोग करते हैं। वे तेज़ व सस्ती हैं और उपयोग करने में आसान है, विशेष रूप से लंबी यात्रा के लिए। इसके अलावा वे अधिकतर स्थानों तक जाती हैं, इसलिए चाहे आप सबसे बड़े शहर में हो या सबसे छोटे गांव में, संभावना यही है कि आपने रेलगाड़ी का ऊंचा हॉर्न ज़रूर सुना होगा। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए रेलगाड़ियाँ बहुत उपयोगी हैं। यदि रेलगाड़ियाँ ठीक से न चलें तो बहुत सी महत्वपूर्ण वस्तुएं नहीं खरीद सकेंगे। यदि रेलगाड़ियों को चलाना बंद कर दें तो लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे, दुकानों तक सामान को नहीं पहुंचाया जा सकेगा और पूरा देश थम जाएगा। भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है। भारतीय रेल विभाग प्रतिदिन लगभग 13,000 रेलगाड़ियाँ चलाता है, जिनमें बहुत लोग यात्रा करते हैं। यह इतने अधिक लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराती है कि यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। इसलिए जब आप अगली बार किसी रेलगाड़ी को गुजरते देखें तो मुस्कुराकर और हाथ हिलाकर उसका स्वागत करें। इसके बाद है एक बॉक्स में अलग से लिखा गया है कि जो रेलगाड़ी सबसे अधिक दूरी तय करती है उसका नाम विवेक एक्सप्रेस है। यह असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक सफ़र करती है। यह 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर शुरू से अंतिम स्टेशन तक इस गाड़ी में यात्रा करें तो आपको 80 घंटे और 15 मिनट का समय लगेगा। यह कुल 55 स्टेशन पर रुकती है। तो इसमें से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियाँ चलती है? लगभग 10,000, लगभग 20,000, लगभग 60,000, लगभग 13,000। तो हमारे जो उत्तर आएगा लगभग 13,000 गाड़ियाँ चलती है। दूसरा प्रश्न है, भारत में रेलगाड़ियों का उपयोग कौन करता है? केवल गांव वाले, शहर वाले, लगभग प्रत्येक व्यक्ति या केवल कार्यालयों में जाने वाले लोग? तो उत्तर आएगा लगभग प्रत्येक व्यक्ति भारत में रेलगाड़ियों का उपयोग करता है। प्रश्न तीसरा है, रेलगाड़ियों के महत्व पर अपने विचार लिखिए। तो लिखेंगे, रेलगाड़ी का सफ़र सस्ता व सुगम होता है। लंबी यात्रा करना आरामदायक रहता है क्योंकि रेलगाड़ी तेज़ गति से चलती है। कार्यपत्रक 59वां है, दक्षता है अनुच्छेद को पढ़कर तथ्यों का विश्लेषण कर पाना। इसमें पढ़ेंगे, विशु को उसके 16वें जन्मदिन पर उसके पिताजी ने उसे मोटरसाइकिल उपहार में दी। विशु आज बहुत खुश था। उसने अपने दो दोस्त यश और गगन को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और दूर तक घूमने निकल गए। उनकी मोटरसाइकिल आज हवा से बातें कर रही थी, सबसे आगे, सबसे तेज़। तभी सामने के मोड़ से आ रही एक गाड़ी से उनकी मोटरसाइकिल तेज़ी से टकरा गई। तीनों मित्र एक सड़क पर गिरकर दूर तक घसीटते चले गए। उनको गंभीर चोटें लगी। तीनों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिससे उनके सिर पर भी गंभीर चोटें लगी। उनके माता पिता बहुत दुखी हुए। प्रश्न दिए गए हैं, विशु की दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या था? स्पष्ट करें। तो लिखेंगे, विशु मोटरसाइकिल तेज़ गति से चला रहा था। उसने सिर पर हेलमेट नहीं पहना हुआ था, जिससे उसके सिर में चोट लगने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये उसके अगला वाला प्रश्न है, आजकल अधिकतर युवाओं द्वारा असावधानी से वाहन चलाए जा रहे हैं। इसका दुष्परिणाम उनके परिवारजन को किस प्रकार भुगतना पड़ता है? स्पष्ट कीजिए। देखें, असावधानी से वाहन चलाने के कारण युवा दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। परिवार का इकलौता छिन जाता है और उसका भुगतान है और उसके परिवार वालों को भुगतना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, सड़क पर पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो दाएं बाएं देखकर सड़क पार करनी चाहिए और सड़क पर चलते समय फ़ोन पर बात नहीं करनी चाहिए। उसके बाद चौथा प्रश्न है, आपके पिताजी प्रतिदिन दुपहिया वाहन से अपने कार्यालय जाते हैं। उनके पास कौन कौन से अनिवार्य दस्तावेज होने चाहिए? लिखिए। तो इसमें उनके पास जो दस्तावेज होना चाहिए वो लिखेंगे। उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, स्वयं का कोई एक पहचान पत्र होना चाहिए, बीमा होना चाहिए, गाड़ी की आरसी, प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज होने चाहिए। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, अपने निजी वाहन से यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सड़क सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? तो लिखेंगे कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन की गति नियंत्रित रखें और नशा करके वाहन न चलाएं और वाहन चलाते समय फ़ोन का उपयोग न करें। इसके बाद कुछ संकेत दिए गए हैं, उनके बारे में हमें लिखना है। निम्नलिखित संकेत से हमें क्या समझाते हैं बताइए।
तो छठे में है, पहला है तो पी के ऊपर जो लाल लाइन लगी है तो इसका मतलब है नो पार्किंग, यहाँ पर साधन नहीं रोक सकते। उसके बाद दो तीर के निशान है एक दूसरे के विपरीत, तो इसका मतलब है दोनों तरफ रास्ता है, आना जाना चालू है। इसके बाद लाइनों के ऊपर से कोई गुजर रहा है, इसका मतलब है जेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ पैदल निकल सकते हैं। और इसके बाद यू लिखा हुआ है और उसके ऊपर लाल क्रॉस का निशान है, इसका मतलब है यू टर्न निषेध, मतलब आप यहाँ से सड़क पर मोड़ नहीं ले सकते। इसके बाद 60वां कार्यपत्रक है, दक्षता है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। पहला प्रश्न है, कविता को पढ़ते हुए नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाकर लिखिए। पहला है, चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, इसमें सुख दुख की है बातें, प्यार भरी इसमें सौगातें, कितने दिन कितनी ही रातें तय कर आई मीलों पार, आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी किट्टी, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होगी होशियार। तो अब इसके प्रश्न बना के लिखने हैं कि चिट्ठी में किस प्रकार की बातें होती है, चिट्ठी कितनी दूरी पार करके आई है, किसकी चिट्ठी आई है और चिट्ठी में क्या सीख दी गई है। तो इनके प्रश्न बन गए हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, गद्यांश को पढ़ते हुए नीचे दिए गए उदाहरणों के अनुसार प्रश्न बनाकर लिखिए। तो इसको पढ़ते हैं, जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था, वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा और पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है, संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। अब प्रश्न बनाने हैं, जैसे क में बनाया है, नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखे पत्रों में किसके बारे में बताया है। और अब प्रश्न बनाने हैं, जैसे आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, चाचा नेहरू के नाम से किसे जाना जाता है, घ नेहरू जी के पत्रों का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बन गए हैं। इसके बाद आकलन 10वां है हमारा, तो इसमें लिखा है, निम्नलिखित वाक्य में क्रियापद है, बच्चा तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ क्रियापद बताना है, जैसे इसमें विकल्प है, बच्चा रहा है दौड़, तेज दौड़ रहा है। तो हमारा जो क्रियापद है वो दौड़ना है, तो यहाँ इसके ऊपर सही का निशान लगाएंगे दौड़ पर। दूसरा प्रश्न है, हरि ने मुझे एक पुस्तक उपहार में दी, उक्त वाक्य में काल है, उपहार में दी, तो ये भूतकाल का वाक्य है, तो भूतकाल पे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या वीपी सिंह। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो इस पे सही का निशान लगाएंगे। चौथा है, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में लिखे काल के अनुसार बदल कर लिखिए। सीता घूमने जा रही है, भूतकाल में लिखना है, तो सीता घूमने गई थी। ख है, तुम खेलने गई थी, और वर्तमान काल में लिखना है, तो तुम खेलने जा रही हो या तुम खेल रही हो। ग में यह मेरा खेत था, तो भविष्य काल में लिखना है, तो यह मेरा खेत होगा। इसके बाद 5वां प्रश्न है, आपके विद्यालय में 26 जनवरी का उत्सव मनाया गया है, इस उत्सव को समाचार पत्र में छपवाना है, तो आप क्या क्या बातें छपवाना चाहेंगे लिखिए। तो इसमें उत्तर लिखेंगे कि उपस्थित अतिथियों के बारे में लिखेंगे और जिन भामाशाहों ने विद्यालय विकास में सहयोग किया उनके नाम लिखेंगे। उसके बाद 6ठा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तो वाक्य लिखने हैं, जैसे नदी है, तो गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। वह खिलाड़ी, तो रमेश फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी है। राजस्थान, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। लकड़ी वृक्ष से प्राप्त होती है। या आप अन्य और भी वाक्य बना सकते हैं। इसके बाद 7वां है, चित्र देखकर वाक्य बनाइए। प्रत्येक वाक्य में विशेषण और विशेष्य का प्रयोग करते हुए उन्हें अलग अलग कीजिए। चित्र है,
तो इसमें जैसे बनाया गया है, दो बच्चे झूल रहे हैं तो दो विशेषण हो गया और बच्चे विशेष्य हो गया। इसी तरह अपने को है कुछ बच्चे फिसल रहे हैं तो कुछ यहाँ पर विशेषण हो जाएगा और विशेष्य हो जाएंगे बच्चे। उसके बाद हरी घास का मैदान है तो हरी यहाँ पर विशेषण हो जाएगा और घास यहाँ पर विशेष्य हो जाएगा। कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो कुछ यहाँ पे विशेषण हो जाएगा और बच्चे विशेष्य है। बहुत पेड़ लगे हैं तो बहुत विशेषण हो जाएगा और पेड़ विशेष्य हो जाए। तो ये हमारे आज का कार्यपत्रक पूरे हुए। धन्यवाद।